यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सही वीडियो पे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिलेबस क्या है और उसको कैसे कंप्लीट करना है, उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार लोग यही गलती करते हैं कि अनेक एग्ज़ाम में वो अपना फॉर्म भर देते हैं और होता क्या है, उनका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है कि इसकी तैयारी करूं या इसकी तैयारी करूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सामान्य विज्ञान जो सामान्य ज्ञान है आपका, वो नॉर्मली सभी एग्जाम में पूछा जाता है, जिनमें सामान्य विज्ञान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो करना क्या है, आपको चीज़ों को एक एक करके ख़त्म करना है। तब आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो जाहिर सी बात है वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फिजिक्स की आर्किमिडीज का सिद्धांत है और अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बार बार परीक्षाओं में बनते हैं, उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। पूरा कंसेप्ट सहित थ्योरी है यहाँ पे, और उसके बाद हम एमसीक्यूज यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई वस्तु को, यदि आप कोई वस्तु है, ठीक है, यदि आप उसको द्रव में डुबोगे, ठीक है, द्रव में डुबोगे, तो उसका जो ये भार होता है, भार, ठीक है, उसके भार में एक आभासी कमी प्रतीत होती है। ठीक है, जो वो आभासी कमी है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव, जो यहाँ से द्रव जो हटाया गया है, जो वस्तु द्वारा जब नीचे जाएगी वस्तु द्रव में, जो हटाया गया द्रव है कि भार के बराबर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जो आभासी कमी होती है, जैसे आप कोई वस्तु को द्रव में डुबोगे तो जो आभासी कमी वस्तु में होगी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। आगे क्या पॉइंट है इसमें, लोहे की बनी छोटी से छोटी गेंद पानी में डूब जाती है, ठीक है, तथा बड़ा जहाज तैरता है, क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, क्यों डूब जाती है, क्योंकि जो यहाँ पे जो छोटी सी चीज है, मान लीजिए कोई गेंद है लोहे की, वो पानी में आप डालोगे तो वो डूब जाएगी। लेकिन यहीं पे क्या होता है, जब आप जहाज देखा होगा, आपने जहाज को देखा होगा, जब आपको शिप को, तो वो क्या है, पानी पर तैरता रहता है। इसका कारण क्या है, कि जहाज द्वारा विस्थापित किया गया जो जल का भार होता है, मतलब ये इतना यहाँ पे जो जल है, इसका जो भार होता है उसके भार के बराबर होता है। ठीक है, इसके जहाज के बराबर होता है, इक्वल होता है जो भार होता है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या होता है, जहाज पानी में नहीं डूबता है। तो ये सब क्या है, ये आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत के बारे में अपने बारे में कहा है, अपने सिद्धांत में ये कहा है। आगे पॉइंट क्या है, हवा की अपेक्षा पानी में वस्तु को उठाना आसान होता है, क्योंकि पानी में वस्तु के भार में कमी होती है। ठीक है, ये भी क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे हवा में उड़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का भार इसके द्वारा विस्थापित वायु के बाहर के कम होता है, बाहर से कम होता है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं परीक्षा में, ये समझ लेते हैं। तो आपसे ये ही पूछ लेगा प्रश्न, जैसे कि कोई जहाज है वो विस्थापित, मतलब जल में नहीं डूबता है, इसका कारण क्या, मतलब ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है। ठीक है, तो कहेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत का ये पालन करता है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उसमें एक ऑप्शन होगा विकल्प में, तो आप वहां पे आर्किमिडीज का सिद्धांत के ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि जो हवा में, मतलब जो है हवा में वस्तु का उठाना कठिन है, लेकिन पानी में बहुत आसानी से उड़ जाती होगी। आपने देखा होगा पानी में किसी भी चीज़ को आप, बहुत कम वजन आपको लगता है, जिसको आभासी कमी हम कहते हैं, उसका जो भार है वो आभासी कमी प्रतीत होती है, आसानी से उड़ जाती है पानी में कोई भी चीज़। और वैसे यदि पानी के बाहर उठाएंगे तो वो कठिन होता है। तो ये किसका सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, घनत्व, डेंसिटी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन घनत्व कहलाता है, द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन घनत्व कहलाता है। ठीक है, यहाँ से जो पूछा जाता है, ये घनत्व का मात्रक पूछते हैं, और एक यहाँ पे फॉर्मूला पूछा जाता है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान बटे आयतन, या इसको आयतन गुणा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान। ठीक है,
या घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसकी यदि हम बात करें, जो मात्रक होता है वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। आगे बात करें, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से बनता है कि आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है, आप कहेंगे हाइड्रोमीटर से, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है, लोहे का घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक होता है तथा पारे के घनत्व से कम होता है, याद ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं कि कैसे बनता है कि लोहे का टुकड़ा यदि पानी में डूब जाता है लेकिन पारे पर तैरता है, इसका कारण क्या है, तो आप कहेंगे जो लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है, लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है और पारे के घनत्व से कम होता है, ठीक है, इसलिए पारे पे क्या है, तैरता है, और जल में लोहे का टुकड़ा क्या है, डूब जाता है, ठीक है। आगे, किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये कोई आपका पात्र है, ठीक है, आपका पात्र है, इसमें क्या है, जल भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, जल भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है। और यदि आपसे कोई पूछ ले, प्रश्न क्या बनता है परीक्षाओं में कि कोई जल है, मतलब कोई किसी उसमें पानी में, मतलब पानी भरा हुआ है किसी बर्तन में और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है, तो जब बर्फ पूरी पिघल जाएगी, जब इसका जो ये बर्फ है जब जल में परिवर्तित हो जाएगी, मतलब वाटर बन जाएगा, तो जो ये इसका यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है जल, तो ये जो है इसका तल जो है, मतलब जो है पानी का जो तल है वो बढ़ जाएगा क्या ऊपर, मतलब बर्तन से जो पानी है वो ऊपर हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा क्या, ये पूछा जाता है। तो आप कहेंगे नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, वो समान ही रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये परीक्षा में प्रश्न बनता है, इस तरीके से प्रश्न यहाँ पे बनते हैं घनत्व से संबंधित, ठीक है, कि आपसे कह देगा कोई पानी है उस पे बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जो उसकी सतह है पानी की, क्या वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो हमको लगेगा, सीधी सी बात है, हमको लगेगा कि वो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या होता है, वो समान ही होती है, ठीक है, ठीक है, वो क्या होती है, समान, याद रखेंगे आप, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बनता है, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका आयतन आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। कोई बर्फ है जब पानी पर तैरती है उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। समुद्र के जल का घनत्व जो होता है साधारण जल से अधिक होता है, इसलिए समुद्र जल में तैरना आसान होता है, ठीक है। प्रश्न कैसे बनता है कि समुद्र जल में तैरना आसान क्यों होता है, ठीक है, विकल्प में देगा कि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है या ज्यादा होता है, तो आप कहेंगे समुद्र के जल का जो घनत्व है साधारण जल से अधिक होता है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि दूध की शुद्धता, ठीक है, दूध की जो शुद्धता है वो किससे मापी जाती है, तो आप कहेंगे लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता, दुग्ध मापी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते दोस्तों पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के बारे में। किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की सतह तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है, वह न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की चेष्टा करती है, तब यह पृष्ठ तनाव कहलाता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव से प्रश्न बनते हैं, ज्यादातर पृष्ठ तनाव का दोस्तों मात्रक पूछा जाता है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप शून्य हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की सतह तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है, तो वह न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की चेष्टा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारा पॉइंट, स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कंटेंट किसे कहते हैं, स्पर्श कोण क्या होता है, देखिए, ठीक है, इसको समझ लेते हैं क्या होता है कि द्रव ठोस किसी स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच के कोण को उस ठोस तथा द्रव के लिए स्पर्श कोण कहते हैं। दोस्तों ये लाइन आपको दोस्तों समझ नहीं आई होगी, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये कोई बर्तन है, ठीक है, ये कोई पात्र है और इसमें कोई जल भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, द्रव भरा हुआ है, ठीक है, द्रव भरा हुआ है, और ये कोई ठोस है यहाँ पे, ठीक है, ये ठोस है।
तो ठोस के स्पर्श, ठीक है, ठोस का जो वो है पृष्ठ है, इसके जो पृष्ठ है इस पे स्पर्श रेखा एक खींच दी और एक अंदर की ओर खींच दी, ठीक है, द्रव के अंदर खींच गई। तो जो ये कोण बनता है इसी को क्या कहते हैं, स्पर्श कोण कहते हैं, ठीक है, स्पर्श कोण कहते हैं। पतली सुई, ये समझ लेते हैं, ठीक है, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की बूंदें गोलाकार होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, पानी में मिट्टी का तेल डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण पानी की सतह पर तैरते मच्छर के अंडे आदि डूब जाते हैं। दोस्तों थोड़ी क्लास क्या है वो बोरिंग सी लग रही होगी आपको, लेकिन क्या है दोस्तों, कम समय में हमें थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे तैयार करना है चीज़ों को, ठीक है। तो इसी तरह एक एक पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से हम कवर करेंगे। नदी से समुद्र में पहुंचे बाद जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र में उपस्थित नमक के कारण इसकी सघनता अधिक होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, ठीक है, क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीव के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, साफ जल का पृष्ठ तनाव साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है, ठीक है। साबुन के घोल को जल में मिलाकर जल के पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों ये जो पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको यहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, तो इनको अच्छे से देखना है। ऐसे एक पॉइंट क्या है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप कहेंगे ससंजक बल कहते हैं एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को। जबकि विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं, ठीक है। आसंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है, पारा कांच से नहीं चिपकता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, आसंजक बल, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है क्या है, केशिकात्व, ठीक है। केशिकात्व के बारे में देखते हैं चीजों को। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर केशिकात्व कहते हैं, ठीक है। कोई केस, ये है आपकी केश नली है, उसमें द्रव के ऊपर चढ़ने नीचे को क्या कहते हैं, जो ये केश नली है इसमें द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे दबने की घटना को केशिकात्व कहते हैं। केश नली एक खोखली नली है जिसकी त्रिज्या बहुत कम एक समान होती है, ठीक है, यहाँ भी समान होगी, यहाँ भी। जिन द्रवों के लिए स्पर्श कोण अधिक कोण होता है तो वे केश नली से नीचे उतर जाते हैं। तो ये प्रश्न बनता है परीक्षा में कि जिन द्रवों के लिए स्पर्श कोण अधिक कोण होता है वो केश नली में क्या होता है उसका, तो वो कहेंगे आप नीचे उतर आते हैं वो, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जिन द्रवों के लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है वे केश नली में ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। यदि स्पर्श कोण अधिक कोण है आपका तो जल जो है द्रव जो है वो नीचे उतर आएगा, और यदि स्पर्श कोण न्यून कोण बनता है आपका तो क्या है, केश नली में ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करती है, ठीक है। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकात्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। तो ये प्रश्न भी परीक्षा में बनता है कि जो आपने जो पहले, अब तो रही नहीं, पहले क्या होता था लालटेन या लैंप से पढ़ते थे, तो उसमें क्या होता था, एक बत्ती होती थी, ठीक है, एक बत्ती होती थी और नीचे क्या होता था, तेल, केरोसिन का तेल भरा, जैसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, वो भरा होता था, और वो बत्ती की सहायता से जो तेल है वो ऊपर आता था और उसमें आग जलाते थे, वो क्या थी, वो जल जाती थी, ठीक है। तो वो कारण क्या था, केशिकात्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता था। ऐसे ही पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों, पत्तियों तक जल का आवश्यक लवण केशिकात्व की क्रिया के द्वारा ही पहुंचते हैं। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यानता, अगला टॉपिक क्या है, श्यानता, विस्कोसिटी के बारे में हम बात करेंगे। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। तरल वह गुण जिसके कारण विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। श्यानता केवल द्रवों और गैसों का गुण है, ठीक है। आपसे पूछ ले एग्जाम में प्रश्न की श्यानता केवल किसका गुण है, तो आप कहेंगे द्रवों और गैसों का। एक आदर्श तल की श्यानता शून्य होती है, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है, ठीक है। यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो द्रव की लिक्विड की श्यानता घट जाएगी और जो गैसें हैं आपकी उसकी श्यानता बढ़ जाती है।
द्रव में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के कारण होती है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक पास्कल सेकंड होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है श्यानता का? पास्कल सेकंड होता है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बर्नौली प्रमेय। बर्नौली थ्योरम से जो सवाल बनते हैं उनको देखते हैं। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखे प्रवाह में बहता है, ठीक है, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखे प्रवाह में बहता है, ठीक है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब, गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। वेंचुरी, बुनसन बर्नर, कार्बन फिल्टर पंप, मैग्नस प्रभाव तथा वायुयान की गति बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, जो भी है ये यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो वायुयान की गति है किस पर आधारित है? आप कहेंगे बर्नौली प्रमेय पर। ठीक है, बर्नौली प्रमेय को आप आसानी से समझ सकते हैं। जो नलकूप होती हैं, नलकूप होती है जो खेतों वगैरह में पानी लगाया जाता है, जो जिसको बिजली बोलते, मतलब ट्यूबवेल बोलते हैं, तो आपने देखा पाइप में से जो पानी ऐसे बहता है, ठीक है, वो क्या है? बर्नौली प्रमेय, बर्नौली थ्योरम को समझ सकते हैं उससे। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है बर्नौली प्रमेय से, वो ये बनता है कि जो वायुयान की गति है वो किस प्रमेय पर आधारित है? आप कहेंगे सर बर्नौली प्रमेय पर। इस तरह बुनस बर्नर, वेंचुरी मीटर जो है, कार्बन फिल्टर पंप है, मैग्नस प्रभाव है, ये किस पर आधारित है? ये सभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे कि बर्नौली प्रमेय पर ये आधारित है। ठीक है, अगला पॉइंट है सरल आवर्त गति। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको कवर करेंगे और पूरा दोस्तों कंसेप्ट से इन चीज़ों को समझेंगे। और जितना हमारे लिए ज़रूरी है वनडे एग्जाम के लिए दोस्तों, इतना ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दोस्तों एक बार क्या होगा, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे अच्छे से, तो कोई भी एग्जाम हो, फिर जो वनडे एग्जाम होते हैं उन्हें आसानी से दोस्तों आप क्रैक कर ले जाओगे। ठीक है, इसलिए आपका सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चीज़ों को एक तरफ से पढ़ते रहें अच्छे से। चलिए, आवर्त गति क्या होती है? एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, और दोलन गति क्या है? किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या काल्पनिक गति कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो घड़ी होती हैं, दीवार घड़ी, उनमें दोलन लगा होता है, वो मतलब ऐसे इधर इधर को वो दोलन करने रहती है, काल्पनिक गति या दोलन गति उसको कहते हैं। आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है, ठीक है, उसे उसकी आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, आवर्ती का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है, एसआई मात्रक। ठीक है, एक सेकंड में जितना कंपन करेगी, मान लीजिए दोलन है और ये जितना भी एक सेकंड में कंपन करेगा उसी को क्या कहते हैं? उसकी आवर्ती कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सरल लोलक क्या होता है। सरल लोलक के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, क्या होता है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? डोरी के द्वारा दृढ़ आधार से लटका एक गोलक सरल लोलक कहलाता है। सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। ये सूत्र याद रखेंगे, पूछा जाता है। जहाँ एल क्या है? लोलक की लंबाई है। और लोलक का अधिकतम आवर्तकाल क्या होता है? 84.6 मिनट का होता है लोलक का अधिकतम आवर्तकाल, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे जितने भी टॉपिक थे, हमने इनको कवर किया दोस्तों आज की वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सामान्य विज्ञान की क्लासेस और अन्य जो एग्ज़ाम है उनकी क्लासेस यहाँ पर चलती हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।